कि जी आज हमने जो लेक्चर स्टार्ट करना था वो था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, इसके क्या फंक्शंस होते हैं, क्या रोल्स होते हैं, इसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। मैंने फर्स्ट सेशन में आपसे डिस्कस कर लिया था, अभी जो लास्ट गुजरा सेशन उसके अंदर के फंक्शंस क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, कौन कौन से होते हैं। इस स्लाइड्स के अंदर भी जो है वो उन फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे दोबारा। अच्छा, फंक्शन जो है मुख्तलिफ बुक्स के अंदर मुख्तलिफ नाम से जो है वो फंक्शंस दिए गए हैं, लेकिन मोरलेस जो फंक्शन है वो वही है जो कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं जी आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले तो हमें फंक्शंस पर जाने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एचआर मैनेजर्स जो है वो करते क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या होती है एचआर मैनेजर्स की। एचआर मैनेजर्स तीन तरह की ड्यूटीज आमतौर पर सर अंजाम दे रहे होते हैं। पहली ड्यूटी तो उनकी यह है कि लाइन फंक्शन। लाइन फंक्शन से मुराद यह है कि उनका जो अपना डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर वो काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, उस ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को मैनेज करना होता है। कैसे? उसके अंदर जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, जो सब ऑर्डिनेट्स हैं, उन सब ऑर्डिनेट्स को मैनेज करना होता है, उन सब ऑर्डिनेट्स से काम लेना होता है। तो ये एचआर मैनेजर की पहली ड्यूटी होती है कि आपने जो सब ऑर्डिनेट होते हैं उनके अपने ही डिपार्टमेंट के, उनसे काम कैसे लेना है। तो ये उनका पहला और लाइन फंक्शन है एज ए लाइन मैनेजर्स, कि वो अपने डिपार्टमेंट को किस तरह जो है कंट्रोल करेगा और किस तरह उस डिपार्टमेंट को लेकर आगे बढ़ेगा। दैट इज द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मैनेजर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स की जो सेकंड ड्यूटी होती है वो ये होता है, दैट इज द कोऑर्डिनेटिव फंक्शन। कोऑर्डिनेटिव फंक्शन से मुराद ये है कि ये एक बेसिकली साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करता है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉइज हैं, लाइन मैनेजर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनका को कोऑर्डिनेट करवाता है विद द टॉप मैनेजमेंट। तो दिस इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द मैनेजमेंट। तो एचआर का काम यह है कि जो एम्प्लॉइज हैं उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुने और उनके हल के लिए वो टॉप मैनेजमेंट से कोऑर्डिनेट करे और उन मसलों को हल करके एम्प्लॉइज को दे। इसी तरह जो टॉप मैनेजमेंट के मसाइल हैं, यानी गोल अचीवमेंट है या इस तरह के कोई और ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने डिसाइड किए हैं जो कि एम्प्लॉइज के थ्रू जो है वो अचीव कराने हैं, तो उन टॉप मैनेजमेंट से जो वो फंक्शंस हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो लेकर एम्प्लॉइज तक, लाइन मैनेजर्स तक पहुंचाएंगे ताकि वो उनको टाइमली जो है अचीव कर लें उन ऑब्जेक्टिव्स को जो कि टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड किए हैं। तो ये जो है कोऑर्डिनेशन का फंक्शन है, जो एचआर वाले या एचआर मैनेजर्स जो है वो कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन एम्प्लॉइज एंड द टॉप मैनेजमेंट। इसका तीसरा जो फंक्शन है वो है स्टाफ फंक्शन। स्टाफ फंक्शन से मुराद ये है कि ये हेल्प आउट करता है टॉप मैनेजमेंट की, ये हेल्प आउट करता है लाइन मैनेजर्स या एम्प्लॉइज की। कैसे हेल्प आउट करता है? इन टर्म्स ऑफ एडवाइजेस। ये स्ट्रेटजी मेकिंग में लाइन मैनेजर्स की हेल्प करेगा बाय प्रोवाइडिंग द डेटा रिलेटेड टू एम्प्लॉय। ये लाइन मैनेजर्स की हेल्प करेगा रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में, ट्रेनिंग में, परफॉर्मेंस में लाइन मैनेजर्स की हेल्प करेगा। टॉप मैनेजमेंट की जो हेल्प करेगा वो ये है कि स्ट्रेटेजिक जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, यानी जो ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट डिसीजन लेगी उसके अंदर एचआर का इनपुट जो है, एचआर का जो डेटा है या एचआर की जो रिप्रेजेंटेशन है वहां पर मौजूद होगी, ताकि कंपनी जब कोई फैसला कर रही है तो एचआर के लोग स्ट्रेटेजिक लेवल के डिसीजन में अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि क्योंकि उनको कंपनी के ओवरऑल एम्प्लॉइज के बारे में इल्म होता है, तो इसलिए उनकी रिप्रेजेंटेशन टॉप मैनेजमेंट के अंदर होती है। तो टॉप मैनेजमेंट को स्ट्रेटजी मेकिंग के अंदर और इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये लोग एडवाइस भी करते हैं।
तो देखिए 3 ड्यूटीज मैंने एचआर मैनेजर्स की आपको बताई हैं। अब मैनेजर यहाँ पे टर्म इस्तेमाल हुई है, लेकिन वो डायरेक्टर भी हो सकता है, वो जनरल मैनेजर भी हो सकता है, वो एचआर मैनेजर भी हो सकता है, लेकिन मैनेजर इन तमाम लोगों के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। तो ये 3 जो ड्यूटीज है वो मैंने डिस्कस की है। पहली ड्यूटी है कि एचआर मैनेजर जो है एज ए लाइन फंक्शन के तौर पे काम करेगा। लाइन फंक्शन का मतलब है अपने डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। दूसरा इसका फंक्शन है कोऑर्डिनेटर फंक्शन। कोऑर्डिनेटर फंक्शन में ये टॉप मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज लाइन मैनेजर्स के दरमियान में कोऑर्डिनेशन का रोल प्ले करेगा। इन दोनों के मसाइल सुनेगा और उन मसाइल का हल जो है टॉप मैनेजमेंट को भी और एम्प्लॉइज को भी इसका बताएगा। फिर उसके बाद आ जाता है स्टाफिंग फंक्शन, जो कि एडवाइजेज एचआर मैनेजर्स एडवाइस करते हैं टॉप मैनेजमेंट को या फिर लाइन मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट्स को, ताकि वो अपने अपने काम जो है आसानी से कंप्लीट कर सकें। तो ये 3 ड्यूटीज होती हैं एचआर मैनेजर्स की, जो वो परफॉर्म करते हैं। किसी का कोई सवाल इस स्लाइड्स पर हो तो वो पूछ सकता है। नो सर, अभी तक क्लियर है। अभी तक क्लियर है? ओके, किसी और का कोई सवाल भाई? यस सर। सर वो कोऑर्डिनेटिव फंक्शंस का दोबारा एक दफा बता दीजिए। हाँ जी, कोऑर्डिनेटर फंक्शंस का मतलब ये है कि जैसा कि हमारे यहाँ सीआर जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं ना। सीआर क्या, मेरा कोई काम होता है तो मैं सीआर को बताता हूँ, सीआर वो आप तक कम्युनिकेट कर देता है या आपको समझाता है कि भाई जो है ये काम कर लो, ये इस तरह करेंगे तो बेहतर होगा। इसी तरह जो आपका कोई मसला होता है तो आप इसे कम्युनिकेट करते हैं, ये मुझे कम्युनिकेट करता है, अभी ये सर स्टूडेंट के मसाइल हैं तो ये इसे हल, तो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट करता है बिटवीन टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट के मसाइल भी सुनता है और मुझे बताता है, और मेरे मसाइल भी सुनता है और स्टूडेंट को बताता है। तो इस तरह ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, और इसका काम है कि हम दोनों के दरमियान में एक साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करें, जिससे बच्चे जो है वो अच्छा परफॉर्म करें और अपना मैक्सिमम जो है वो आउटपुट दें। और इसी तरह ये जो टीचर्स हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करें कि बच्चे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं तो आप इन्हें रिवॉर्ड करें अच्छे नंबरों से। तो इस तरह जो है ये अपनी ड्यूटी जो है ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेटिव फंक्शन। इसी तरह एचआर वाले भी यही कर रहे होते हैं कि जो मसाइल होते हैं एम्प्लॉइज के, लाइन मैनेजर्स के, लाइन मैनेजर का मतलब है जो बॉस होता है, जो कि फंक्शनल लेवल पे काम कर रहा होता है, उसके जैसे मार्केटिंग का मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन का मैनेजर हो गया, फाइनेंस का मैनेजर हो गया, या इस तरह किसी भी डिपार्टमेंट के हैं, तो उनके जो मसाइल हैं या उनके सबऑर्डिनेट के जो मसाइल हैं वो टॉप मैनेजमेंट से शेयर करेगा, और टॉप मैनेजमेंट की जो चीज़ें हैं वो एम्प्लॉय से शेयर करेगा, और इस तरह इन दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेशन को मजबूत करेगा। जी भाई। ठीक है सर, क्लियर। और किसी का कोई सवाल इसके ऊपर? ठीक है जी। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो 4 टाइप्स के रिसोर्सेज या एसेट्स होते हैं। फिजिकल होते हैं। फिजिकल से मुराद क्या है, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, ठीक है, ये आपके क्या है, ये फिजिकल रिसोर्सेज है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज में आपके पास जो है फाइनेंस में पैसा हो गया, और इसी पैसे की शक्ल के कोई और इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके पास, जो कोई शेयर्स आपने खरीदे हुए हैं जो जिनको आप फौरी तौर पर बेच या कैश कर सकते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अंदर आती है। तो दूसरा क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स हो गया। तीसरे इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल में सॉफ्टवेयर्स आपके हो सकते हैं, इंटेंजिबल में इमेज हो सकता है कंपनी का, इंटेंजिबल में ब्रांडिंग हो सकती है कंपनी की। तो ये क्या है, ये इंटेंजिबल है जो आपको नज़र तो नहीं आएंगे, लेकिन जो है ये बड़े अहम रोल प्ले करते हैं। अगर किसी कंपनी का इमेज बहुत अच्छा है तो इसका मतलब है वो कंट्रीब्यूट करता है सस्टेनेबल कंपैरेटिव एडवांटेज की तरफ। और एक रिसोर्स होता है जिसको हम ह्यूमन कहते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लाइज काम कर रहे होते हैं उसको हम ह्यूमन कहते हैं। आपके नजदीक जो है, आप में से कोई भी बता दे कि आपके नजदीक जो है वो
इन चारों में से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो कौन सा रिसोर्स होगा? तो आपने वन बाय वन करके थोड़ा थोड़ा अपना इनपुट दें। हम सबसे पहले वासिफ अपने सीआर से शुरू करते हैं, फिर बारी बारी अपना अपना इनपुट देते रहें। मैं खामोश हूँ, आप लोग बोलते रहें, मैं देखता हूँ कौन वॉलंटियरली पार्टिसिपेट करता है इसके अंदर। स्टार्ट करें प्लीज। जी सर। सर, जैसे कि आपने बताया इन सब के अंदर जो फैक्टर्स आते हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल, इंटेंजिबल, तो इसके अंदर से जो मुझे हिसाब से लग रहा है वो फाइनेंस की तरफ से अगर हैंडलिंग की जाए तो फाइनेंशियल का जो रोल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा वेरी करता है इन टर्म्स ऑफ जैसे कि किसका रिवॉर्ड लगाना है, किसकी इंक्रीमेंट करना है, किसके एडजस्ट सैलरी एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं हम लोग, उनकी एडजस्टमेंट करनी है। तो सर मेरे नज़दीक इसका वो एक ऑर्गेनाइजेशन का ये रोल है। हाँ भाई, और कोई नहीं है क्या? यस सर। सर सर मेरे मेरे यस हिसाब से ना सर, ह्यूमन रिसोर्स का होगा ना सर, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किस तरह के बंदे हायर होंगे और उनके क्या क्या जॉब होगा, सही हिसाब से उनको डिवाइड करना वर्क को, मेरे ख्याल से ओके ये ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन रिसोर्स ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और कोई? सर यस सर, मैं मेरे नजदीक इंटेंजिबल रिसोर्स, इंटेंजिबल? क्योंकि सर यस सर। अच्छा, ठीक है ठीक है। सर फाइक, आप बता रहे थे कुछ? जी सर, मैं वासिफ की तरह एग्री करता हूँ। फाइनेंशियल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डीलिंग उसमें ही करनी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर मेरे ख्याल से वही है, फाइनेंशियल। सबको एम्प्लॉय को कितना मतलब फाइनेंस से कितना कितना मतलब सैलरी वगैरह कितनी बांटनी है, वो सब डीलिंग करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस लिहाज से एम्प्लॉयज अपना हार्ड वर्क देंगे। ओके ठीक है ठीक है जी। और सर कोई? ह्यूमन रिसोर्स सबसे फर्स्ट पे होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही फिर हम फाइनेंशियल देखेंगे, फिजिकल, फिर उसके बाद आएगा सब कुछ। सबसे पहले तो ह्यूमन है ना सर, मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से अरबाब कह रहे हैं ह्यूमन है। जी जुहेब, आप क्या कह रहे हैं? जुहेब कुछ कहना चाह रहे थे आप? आपके हिसाब से कौन है? ये तो खामोशी है, कुछ इन्होंने नहीं कहा। अच्छा ठीक है जी, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है कि कोई ये कहता है कि जो है फाइनेंशियल का सबसे ज़्यादा आया है और ह्यूमन का सबसे ज़्यादा आया है। इन दोनों पर ज़्यादा लोगों ने डिस्कस किया है। तो एक आधा ने इंटेंजिबल की बात की है। अभी तक जो मेरे नज़दीक, या अभी तक जो रिसर्चेस हो चुकी हैं उसके नज़दीक जो है फाइनेंशियल डेफिनेटली बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। लेकिन बाज़ आपके सामने ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो उनकी जेब में पड़े हुए हैं, लेकिन उनको इस्तेमाल करने वाला बंदा जो है वो कोई नहीं है, और वो पैसा जो है वो ज़ाया हो रहा है। बाज़ दफ़ा बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर फाइनेंशियल्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंपनी काम नहीं कर रही होती। तो आपका क्या ख्याल है कि जब कंपनी स्टार्ट होती है और कंपनी चल रही होती है, तो कंपनी जब जो है वो ख़त्म होने वाली होती है या वो डिक्लाइन की तरफ जाती है, तो क्या उसके अंदर जो है वो अ, जो पैसा है उसकी वजह से कंपनी डिक्लाइन की तरफ जाती है? आप में से कोई बताएगा मुझे कि कंपनी डिक्लाइन की तरफ क्या पैसे की वजह से जाती है? नहीं सर, अगर उसमें बंदे सही सर नहीं अपने हो, मतलब अगर काम ही सही नहीं हो रहा हो, अगर पैसे भी हो तो फिर फायदा ही नहीं है, कंपनी इस वजह से भी लॉस में जा सकती है। ठीक है। सर अपनी जी सर, जैसे मल्टीपल और फैक्टर्स हैं, इसके कोई एक फैक्टर दिए डिफरेंट फैक्टर्स पर की बेसिस पर जा सकती है। ठीक है।
एक तो रिसोर्सेस हो गए, रिसोर्सेस के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं आपके पास। अगर आप अ, जो जिस मकसद के लिए जो बंदा होना चाहिए वो ही नहीं है, तो फिर भी तो जा ही सकती है। क्या आपने डिफरेंट सिर्फ और सिर्फ लोगों को ओके, अयाज ने एक मैसेज लिखा है कि सर आपके पास क्या $1 मिलियन मौजूद है? मेरे पास अगर $1 मिलियन मौजूद ना भी हो तो दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास $1 मिलियन मौजूद है, और उनको ऐसे बंदे चाहिए जो कि उन $1 मिलियन को जो है $1 बिलियन में कन्वर्ट करके दे दें। तो अगर कोई ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो $1 मिलियन को जो है वो $1 बिलियन में कन्वर्ट करके देंगे, तो डेफिनेटली जो है वो ये बिटकॉइन, अयाज बेटा मैंने बहुत देख लिया, बिटकॉइन कोई नई बात नहीं है। बिटकॉइन में जो है ये पैसा चला ही जाता है। बिटकॉइन वाले कभी आपको पैसे कमाने नहीं देंगे, वो खुद ही कमाते हैं जो भी कमाते हैं। शुरू में आपको धांसा देते हैं 2-4 पैसे कमाने का, और उसके बाद बाकी जो है आपके पैसे उड़ा के ले जाएंगे और आप बैठे रहेंगे। तो ये बहुत ही जो है बेकार है। इसके ऊपर काफ़ी हमारे लोग हैं जानने वाले जिन्होंने काम किया, अभी तक तो पैसा डूब ही गया उनका। खैर बहरहाल ये तो शॉर्टकट है, बिटकॉइन के ऊपर खेलना, ये वो सारी चीज़ें ये अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ जो कि आप अगर उन एग्जांपल्स को फॉलो करेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि ह्यूमन की कितनी इम्पोर्टेंस होती है। वैसे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है, मेरा जो चैनल है उसके अंदर 3 वीडियोस अब तक शेयर की जा चुकी हैं, जिसके अंदर ये वाज़ेह प्रूफ है कि अगर इंसान काबिल हो तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, वो बगैर पैसे के भी दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन सकता है। आपके सामने एग्जांपल्स हैं। अली बाबा की एग्जांपल आपके सामने है। अली बाबा के जो ओनर हैं उसको अगर आप देख लें तो वो एक बिल्कुल ही गरीब आदमी था, और एक कंपनी, एक रूम से शुरू करने के बाद इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसी तरह आपके पास जो है माइक्रोसॉफ्ट है। आपको मालूम है कि वो बंदा जो है उसको यूनिवर्सिटी से भी निकाल दिया गया था, इतना नालायक और बेकार आदमी था, ना ही उसके पास पैसा था। वो आज दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। आपके सामने मैकडोनल्ड, आपके सामने KFC, ये वो सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके जो मालिक हैं जिनके जो मालिक हैं उन्होंने बहुत ही कम पैसे के साथ, बिल्कुल पैसे के ना होने के साथ जो है वो लोगों से पैसा लेकर उन्होंने जो है इसके ऊपर इन्वेस्ट किया, और उसके बाद उन्होंने जो है आगे बढ़े। जी अयाज, अली बाबा बिल्कुल कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लेकिन आप उसकी हिस्ट्री को जाकर देखें तो क्या जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया था उसके पास इन्वेस्टमेंट थी? उन चंद लोगों ने मिलकर, जो कि काबिल तरीन लोग थे, उन लोगों ने मिलकर ये एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया था, और आज दुनिया का सबसे बेहतरीन और बड़ा बिजनेस है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इंसान में कम्पिटेंसी हो तो उसके लिए पैसा मैटर नहीं करता, क्योंकि वो पैसा खुद ही जनरेट कर लेता है कहीं ना कहीं से, अपने आइडियाज से वो पैसे को जनरेट करता है, और पैसे को जनरेट करने के बाद वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन सकता है। तो अच्छे शख्स के लिए अच्छा आइडिया जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका पेशेंस, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक वो चीज़ें ना हो उस वक्त तक, चाहे आपके पास ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके बाप जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में खेलते थे, लेकिन उनकी औलादें जो है फकीर हो गई। इसका इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यह है कि वो नाअहल लोग थे। उन लोगों ने जो है नाअहली की वजह से अपना पूरा पैसा जो उनके पास था वो सारा का सारा उन्होंने ज़ाय कर दिया। और जो अहल लोग होते हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट करके जो है दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन जाते हैं, और जो नाअहल होते हैं वो
अमीर तरीन आदमी के बेटे होकर भी दुनिया से खत्म हो जाते हैं। तो आपके सामने ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पाकिस्तान में भी आप मलिक रियाज को देख लें। मलिक रियाज जो है आज दुनिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझा जाता है, लेकिन इसका बैकग्राउंड उठाकर देखें तो ये जो है एक रंग करने वाला, मेरे ख्याल में रंग करता था, तो वहां से ये प्लम्बिंग करता था, ऐसे कुछ था, तो वहां से अब ये टाइकॉन बन गया। तो ये आपका आइडिया, आपकी जहानत और ये ह्यूमन रिसोर्स पर है। अगर आपके पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्स नहीं होगा तो आप भले बिलियंस ऑफ डॉलर लेकर अपने पास रखे रहें, उन बिलियंस ऑफ डॉलर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो कंपनी आप खोलेंगे वो कंपनी डूब जाएगी ड्यू टू इनकम्पिटेंट पीपल अवेलेबल विद यू। उसकी वजह से ये सारे के सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो कॉम्पिटेंसी जो है या बिजनेस को बेहतर करना या लोगों के ऊपर हुकूमत करने के लिए इस बात की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आपके पास पहले से पैसा मौजूद हो। उसके लिए आपकी लगन, आपकी कोशिश, आपकी मेहनत, उस चीज़ से ही आप ये कर सकते हैं। तो इन तमाम बातों को सामने रखकर हम जो है ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज की अपनी जगह पर बहुत ही इम्पोर्टेंस है, लेकिन अगर इनकम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स होगा तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ज़ाय करके कंपनी को डिबो देगा। लेकिन अगर एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर कुछ भी फाइनेंशियल नहीं है और एक कम्पिटेंट आदमी जो है अगर उस कंपनी के अंदर आ जाएगा तो वो दुनिया की टॉप कंपनी हो जाएगी। आपके सामने पाक व्हील की आपने केस स्टडी पढ़ी है, ये 2 लोगों ने शुरू की थी और फिर अब ये देखें अब कहाँ से कहाँ चली गई। इसके लिए भी कोई पैसा नहीं लगा और ये आगे बढ़ गई। तो पैसा, सिर्फ पैसे के ऊपर बिलीव करने से जो है वो कोई भी काम नहीं होगा। काम जो होते हैं वो होते हैं आपकी विल से, आपकी कॉम्पिटेंसी से, आपकी मेहनत से। अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छे ह्यूमन रिसोर्स हैं। आपकी कॉम्पिटेंसी जो है बहुत मैटर करती है। तो ठीक है जी, तो हम जो है बिल्कुल जो है वो अयान काजी लिखते हैं भाई फाइनेंस नहीं तो कुछ नहीं। नवाज शरीफ की रियल एग्जांपल है। नवाज शरीफ बेचारे ने बहुत मेहनत की है पैसे कमाने के लिए, बहुत लोगों को लूटा है। तो आप जो है ये काम नहीं कर सकते। आपके लिए जो है वो अ, पर्ची चलाने वाले लोग क्या करेंगे यार, बच्चे बच्चे से कुछ नहीं होता। खैर बहरहाल इसमें जो है वो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर जो है वो ज़ीरो से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए? जी बिल्कुल, आपके पास आइडिया इम्पॉर्टेंट है और आइडिया और कंसिस्टेंसी इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर जो है आइडिया आपके पास है, आप सॉफ्टवेयर हाउस खोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको इनिशियल बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट करना होगा। आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना शुरू कर दें। इतना अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलप करें कि लोग आपके सॉफ्टवेयर को परचेज करना शुरू कर दें, तो खुद ब खुद ही आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे और आप आगे निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे जो कि या आप जो है आपके पास वो कॉम्पिटेंसी नहीं है तो आप नहीं कर सकते। फिर आपके पास जो है वो लोग ना तो काम करने के लिए आएंगे और ना ही किसी दूसरी चीज़ के लिए आएंगे। तो आप अब अपने पास से, आप क्योंकि सॉफ्टवेयर हाउस खोलना चाहते हैं और आप एज एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिल्कुल आप अगर अच्छा कोई आइडिया लेकर आएंगे जो कि लोगों को लगेगा कि इसके अंदर जो है वैसे तो इमरान खान भी पैसे दे रहा है आजकल ना, तो आप उनसे पैसे ले लो, इमरान खान से पैसे ले लो और अपने सॉफ्टवेयर हाउस में इन्वेस्ट कर दो ताकि जो है वो आप अपना बिजनेस चला सको। लेकिन इमरान खान के पास भी जाने की जरूरत नहीं है बेटा, आप खुद कर सकते हो अपना काम। उसके लिए आपको अपनी मेहनत और कोशिश करके आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। बस आप ये सोच लें ज़हन के अंदर कि भाई मैं जो है ये आगे बढ़ना चाहता हूँ और मुझे ऐसा करना ही करना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं।
जी अयाज, आप आइडिया लाएंगे तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन अगर आपने मुझे एग्री कर दिया इस बात पर कि जो है आप 1 साल के अंदर जो है इसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कब आएगी, कितना पैसा आप कमा कर देंगे, कैसे कमा कर देंगे, तो बिल्कुल आप जो है मैं तो ये कहता हूँ कि आप इसी पर ही प्रोजेक्ट करें आप अपना ना, जो आप इस क्लास के अंदर आप हमें प्रेजेंट कीजिएगा। मैं और भी लोगों को बुलाऊंगा बाहर से जो आपको इन्वेस्ट करेंगे, वरना मैं इन्वेस्ट कर दूंगा बिल्कुल। आप अपना जो है आइडिया जो है प्रेजेंट करें, और अगर वो आइडिया जो है हमें क्लिक कर गया, आपने बता दिया और हमें भी क्लिक कर गया, तो डेफिनेटली हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन, बहुत लोग हैं ऐसे इन्वेस्ट करने वाले जो कि उनको अगर वो आइडिया क्लिक कर जाएगा तो आपको पैसे दे देंगे वो। अब आपकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी है वो किस तरह फिर आपके दरमियान में शेयर तय होता है और किस तरह आप आगे बढ़ेंगे। डेफिनेटली हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आप अपना आइडिया शेयर करें, फिर देखते हैं क्या आइडिया है आपका, क्या करते हैं वैसे आप। ठीक है, चलें आप शेयर कर लीजिएगा, फिर देखते हैं 80% आप है क्या, काम क्या है, क्या किस चीज की इन्वेस्टमेंट है आपकी, ये क्या कर रहे हैं आप। मोबाइल ऐप्स बना रहे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है। ये देखना पड़ेगा आप क्या मोबाइल ऐप्स बना रहे हैं और किस तरह की है, और उसका जो है वो क्या यूजेस है दुनिया में अब तक, क्या ऐप्स बनाई जा चुकी हैं और इसका क्या जो है फ़ायदा है, देख लेते हैं। आप मुझे बताइएगा, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा जी, अब अटेंडेंस जो है वो लेते हैं और उसके बाद फिर छुट्टी करते हैं, आगे बस नहीं पढ़ सकते, आगे की क्लास जो है वो आगे अगले जो एग्ज़ाम के बाद का वीक होगा मेरे ख्याल में, अगर एग्ज़ाम से पहले भी क्लास हुई तो उसमें देख लेंगे, वरना अच्छा ये जो आज हम पढ़ रहे हैं 4 को, ये क्योंकि कंप्लीट भी नहीं हुआ, तो ये आपके एग्ज़ाम का पार्ट नहीं होगा मिड टर्म का, ये फाइनल में इंक्लूड करेंगे। मैं अभी अटेंडेंस लेने के लिए जा रहा हूँ, अटेंडेंस लेते हैं और फिर उसके बाद आज़म उल हक, यस सर प्रेजेंट। मोहम्मद तलहा, उज़ैफ, प्रेजेंट सर। सुहेब अहमद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद ऑन रज़ा, मोहम्मद ऑन रज़ा नकवी, सैयद शयान अली। सर वो थे तो क्लास में भी कुछ मतलब 10-15 मिनट पहले ही, वो देखें शायद उनका उसका नेट शयान बंद का हो गया। चेक सर करें। शयान प्रेजेंट है, सर शयान प्रेजेंट है। हाँ, सैयद हमजा हैदर, सर वो भी प्रेजेंट है, उन्होंने चैट बॉक्स पर लिख दिया था। खलील मोहम्मद मिर्जा, खलील मोहम्मद मिर्जा, यह नहीं खलील सर, खलील नहीं है प्रेजेंट। मौजूद है। नहीं सर नहीं है वो, शयान लेकिन कमेंट कर रहे हैं, कहती हैं कि नेट इशू है उनका। हसन उमर, प्रेजेंट। सैयद मोहम्मद फाइक नासिर, प्रेजेंट। मोहम्मद वासिफ मिराज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आसिफ खान, प्रेजेंट सर। अरबाब सिद्दीकी, प्रेजेंट सर। अरबाब प्रेजेंट। दानियाल जावेद, प्रेजेंट सर।
मोहम्मद हसन सिद्दीकी, मोहम्मद हसन सिद्दीकी ये है, देखो भाई। सर एक मिनट, हसन को मैं देख लेता हूँ। सर वो हसन को वो बता के गए थे ना कि वो 5 बजे आएंगे, लेकिन 5 बजे तक मेरे ख्याल अब तक आए नहीं। अच्छा ये जो है वो क्या नाम है, ये अयाज कौन था? अयाज तो हमारे उसमें है नहीं। जी सर ये नहीं है, कोई आउटसाइडर आया, वही चीज मैं भी नोट कर रहा था, लेकिन ये कि मुझे कंफर्म नहीं था, तो फिर मैं ये आउटसाइडर कैसे आ गया? सर ये किसी ने, जब तक कोई लिंक देगा नहीं तो कैसे आ सकता है, तो सर इधर से किसी ने ग्रुप से पास करा है किसी को लिंक अपने आउटसाइडर को, तभी गया है। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, ये इन्होंने कहा कि ये है मौजूद, चलें ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। तो ये अटेंडेंस मैंने ले ली है। अभी आप लोग जा सकते हैं बिल्कुल। चलें, कोई स्टूडेंट होगा किसी दूसरी क्लास का? ओके सर, थैंक यू सर। सर थैंक यू कोई सर। इशू नहीं है, अच्छी बात है। चले, उसने फिर भी सर कुछ सर वो ऑन का ना नेट इशू हो गया, वो 10 मिनट पहले तक थे क्लास में। जी और सर। लड़का मौजूद थे? जी और कौन मौजूद था? बस सर, बाकी खाली वो आसान बोल के गए थे, वो पता नहीं वो आए थे कि नहीं आए थे, देखा नहीं। कौन? हसान? जी सर। हसान सिद्दीकी जी की सर। बात कर रहे हैं? जी सर, हसन सिद्दीकी, जी वो जी जो अच्छा सर, बोल के चलो गए आसान थे खैर है, आप। उसकी सिद्दीकी। वैसे छुट्टी है, बाकी वो तो आए नहीं, वापस 5 बजे आना था उन्होंने, अब तो 6 बज रहे हैं। चलें भाई, मेरा ख्याल है ये लास्ट मिनट रह गया सेशन के ख़त्म होने में। थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह ओके सर। मुलाकात होती है आप लोगों से। अगर एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में होगी, वरना जो है उससे पहले अगर क्लास होती है तो क्लास में होगी इंशाल्लाह। ओके सर, इंशाल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। सर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।